हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 और 6 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। देखा जाए तो आज 8 तारीख है और यहाँ पर 5 और 6 वाली जो बचे हुए रिमेनिंग करंट अफेयर उनको भी हम लोग साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 5 और 6 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे। इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा उसमें 7 और 8 तारीख के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे, क्योंकि खबरें ज़्यादा हैं और ज़्यादा खबरें हैं तो एक ही साथ आपको देंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा और हम नहीं चाहते हैं कि 1 घंटे का बल्कि वीडियो आपको मिले ताकि आप स्किप करके आगे बढ़ जाए। इसी वजह से देखा जाए तो छोटे छोटे हम 2 पार्ट्स में यहाँ पर देंगे। यहाँ पर देखा जाए तो दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज़, पीआईबी, एएनआई की महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ समाहित करते हुए आपके लिए जो डेली न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर होते हैं उनको लाया जाता है और इससे देखा जाए आपके प्रीलिम्स के फैक्ट भी तैयार हो जाते हैं। साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए जो इंपॉर्टेंट डाटा होते हैं, जैसे आप अपने जो आंसर है उसको एनहांस करने के लिए जिनका यूज कर सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर चर्चा की जाती है। करंट अफेयर 2025 आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आगामी जो भी परीक्षाएं आपकी हैं उन सभी के लिए देखा जाए रामबाण साबित होंगी। चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क। जो आप एनआईआरएफ की रैंकिंग देखते हैं, इस रैंकिंग से संबंधित सवाल आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। आइए चर्चा करते हैं एक एक कर। देखा जाए तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 4 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत देखा जाए तो इंडिया रैंकिंग्स 2025 जारी की है। ठीक है, एनआईआरएफ रैंकिंग कब जारी की गई? तो 4 सितंबर 2025 को किसके द्वारा? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा ये जारी की गई है। यहां पर देखा जाए तो आईआईटी मद्रास ने लगातार 7वें वर्ष समग्र श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो जो ओवरऑल देखा जाए तो टॉप पर कौन रहा? ओवरऑल टॉप पर देखें तो जो आईआईटी मद्रास है ये 7वें वर्ष टॉप पर रहा। परीक्षा में सवाल आपसे जो पूछे जाते हैं वो कथन 1, कथन 2 इस प्रकार से पूछे जाएंगे। फिर उसमें ऑप्शन दे देगा केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल मतलब 1 और 2 दोनों सही है या कोई भी सही नहीं है। तो उस दृष्टिकोण से याद रखिएगा कि आईआईटी मद्रास लगातार 7वें वर्ष समग्र श्रेणी में पहले स्थान पर रहा एवं 10वें वर्ष देखा जाए तो इंजीनियरिंग श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है। इंजीनियरिंग की कैटेगरी में भी आईआईटी मद्रास जो है ये शीर्ष स्थान पर है और ओवरऑल देखें तो तब भी ये शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, और ओवरऑल देखें तो 7वीं बार शीर्ष स्थान पर है और जो इंजीनियरिंग है उसमें 10वें साल देखा जाए तो आईआईटी मद्रास टॉप पर है। यहां पर देखें तो आईआईएससी बेंगलुरु ने विश्वविद्यालय एवं शोध श्रेणी में प्रथम स्थान बरकरार रखा है। वहीं आईआईएम अहमदाबाद प्रबंधन में शीर्ष स्थान पर है। यानी कि आपको यहां पर कैटेगरियां पता चल गई कि कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से संस्थान टॉप पर है। देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, यहां पर जो समग्र श्रेणी है, ठीक है, जो समग्र श्रेणी है यहां पर आपको पता चल गया कि आईआईटी मद्रास टॉप पर है। ठीक, फिर उसके बाद देखा जाए यहां पर इंजीनियरिंग की जो श्रेणी है इसमें देखें तो आईआईटी मद्रास टॉप पर है। ठीक, प्रबंधन या मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करें, इसमें देखा जाए तो कौन टॉप पर है? इसमें आपका आईआईएम अहमदाबाद टॉप पर है। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद टॉप पर है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर विश्वविद्यालय एवं शोध श्रेणी, जो विश्वविद्यालय, ठीक, विश्वविद्यालय और जो शोध श्रेणी है इसमें देखें तो कौन टॉप पर है? आईआईएससी बेंगलुरु। और यही चीज आपको याद रखना है। ये जो लिस्ट आपको बताई यही लिस्ट आप याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। समग्र श्रेणी में आईआईटी मद्रास, इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास, प्रबंधन में आईआईएम अहमदाबाद, विश्वविद्यालय एवं शोध श्रेणी में देखें तो आईआईएससी बेंगलुरु टॉप पर है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। एम्स दिल्ली लगातार 8वें वर्ष देखा जाए तो मेडिकल श्रेणी में, मेडिकल श्रेणी में कौन टॉप पर है? जो एम्स दिल्ली है ये टॉप पर है। इस बार राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, ओपन विश्वविद्यालय, स्किल विश्वविद्यालय, नवाचार एवं सतत विकास लक्ष्य जैसी नई श्रेणियां भी शामिल की गई हैं, जिसमें आईआईटी मद्रास शीर्ष स्थान पर आप किया है। ठीक है, जो नई कैटेगरी स्टार्ट की गई है यहां पर देखा जाए राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, ओपन विश्वविद्यालय, स्किल विश्वविद्यालय, नवाचार, सतत विकास लक्ष्य जैसी नई श्रेणियां शामिल की गई, इनमें भी आईआईटी मद्रास जो है वो टॉप पर है। यहां देखा जाए रिकॉर्ड 14,000 से अधिक आवेदनों के साथ यह रैंकिंग भारतीय उच्च शिक्षा की गुणवत्ता एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने में एनआईआरएफ की अहम भूमिका को दर्शाती है। यानी कि यह रैंकिंग हर साल इसीलिए जारी की जाती है ताकि जो शैक्षणिक संस्थान हैं उन शैक्षणिक संस्थानों के बीच में आपस में कंपटीशन करवाया जाए और वो कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन हो, जिससे जो वैश्विक रैंकिंग होती है उनमें जो भारतीय संस्थान है उनकी रैंकिंग में सुधार हो सके। चलिए आगे चलते हैं। अगली खबर क्या है? वृंदावनी वस्त्र 2027 में ब्रिटिश म्यूजियम से असम लौटेगा। ये वृंदावनी वस्त्र है, यहां पर देखा जाए फोटो लगाई गई है। ठीक है,
और ये वृंदावनी वस्त्र देखा जाए तो असम की सांस्कृतिक पहचान है। ये ब्रिटिश म्यूजियम में उपस्थित है और इसको देखा जाए तो प्रदर्शन के लिए भारत में लाया जाएगा, असम लौटेगा। चर्चा कर ले यहां पर तो लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम में 16वीं शताब्दी के पवित्र रेशमी वस्त्र वृंदावनी वस्त्र जो है, जिसे असम के संत सुधारक श्रीमंत शंकर देव के मार्गदर्शन में बुना गया था। याद रखना, श्रीमंत शंकर देव का संबंध कहां से था, ये याद रखिएगा, असम से था। पूछा जा चुका है आपसे इतिहास में, ये इतिहास का सवाल है, ठीक है, इतिहास में आपसे पूछा जा चुका है। ये देखा जाए जो भक्ति काल आप पढ़ते हैं तो वहां पर शंकर देव का नाम आता है और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये वृंदावनी वस्त्र बुना गया था, ठीक है। इसको देखा जाए 2027 में असम में सार्वजनिक प्रदर्शनी हेतु देने पर सहमति जताई गई है। सार्वजनिक प्रदर्शनी हेतु इसको लाया जाएगा। यहां देखा जाए 17वीं 18वीं शताब्दी में असम से तिब्बत पहुंचकर ये वस्त्र 1904 में ब्रिटिश म्यूजियम के संग्रह में शामिल किया गया था, ठीक है। 1904 में ये वृंदावनी वस्त्र जो था ये पहुंच गया था ब्रिटिश म्यूजियम में। चलिए आगे देखा जाए तो यह पहली बार होगा जब यह अमूल्य वस्त्र भारत लौटेगा, हालांकि केवल 18 महीने के लिए लौटेगा। 18 महीने की जो प्रदर्शनी है उसके बाद यह वापस से ब्रिटिश म्यूजियम चला जाएगा। यहां पर देखा जाए यह आज भी असम के सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक माना जाता है, ठीक। ये जो वृंदावनी वस्त्र है, याद रखिएगा, परीक्षा वहां से डायरेक्टली पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा वृंदावनी वस्त्र भारत के किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है, तो यहां पर देखा जाए ये असम राज्य की सांस्कृतिक धरोहर है, ठीक है। इसका संबंध असम राज्य से है और किसके निर्देशन में बुना गया था इसको, तो श्रीमंत शंकर देव के निर्देशन में बुना गया था 17वीं 18वीं शताब्दी के बीच में। चलिए आगे चर्चा करते हैं। असम की सबसे बड़ी जीवित भक्ति परंपरा से जुड़ा यह वस्त्र लगभग 9.5 मीटर लंबा है, ठीक है, और इसमें लंपास तकनीक से भगवान कृष्ण के जीवन प्रसंगों का तथा भक्तिमय श्लोकों का चित्रण किया गया है। ये जो आप वस्त्र देख रहे हैं ना, इस वस्त्र में यहां पर आप देखेंगे नीचे नीचे तो भगवान श्री कृष्ण की जो जीवन लीलाएं हैं उन जीवन लीलाओं को चित्रित किया गया है, ठीक है। ये उन भगवान कृष्ण की जीवन लीलाओं को यहां पर चित्रित किया गया है और ये लगभग 9.5 मीटर लंबा वस्त्र है। चलिए आगे देखते हैं। WHO ने वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य संकट पर चिंता जताई है। एक रिपोर्ट जारी की है WHO ने और चिंता जताई है कि यहां पर देखा जाए जो मेंटल हेल्थ है वो एक बड़ा संकट बनता जा रहा है विश्व भर में। आइए चर्चा करते हैं, रिपोर्ट के बारे में चर्चा करते हैं, कौन कौन सी रिपोर्ट है। सबसे पहले देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ रिपोर्ट, ये पहली रिपोर्ट है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ टुडे, फिर उसके बाद मेंटल हेल्थ एटलस 2024, ये 3 रिपोर्ट है। किसके द्वारा जारी की गई है, तो याद रखना ये WHO के द्वारा जारी की गई। परीक्षा में रिपोर्ट ही पूछ ले कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ रिपोर्ट या वर्ल्ड मेंटल हेल्थ टुडे, मेंटल हेल्थ एटलस 2024, ये किसके द्वारा जारी की गई है, तो ये तीनों रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी की गई है। यहां पर देखा जाए इन रिपोर्टों में गहराते वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य संकट को गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। यहां पर देखा जाए तो रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि विश्व भर में 1 अरब से अधिक लोग मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, ठीक है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि विश्व भर के 1 अरब से अधिक लोग वर्तमान में जो मानसिक स्वास्थ्य समस्या है उनसे जूझ रहे हैं। यहां पर देखें तो इसमें चिंता और अवसाद सबसे आम विकार बताया गया है। जो मानसिक स्वास्थ्य है उसमें चिंता और अवसाद को सबसे आम विकार बताया गया है। कुल मामलों में यहां पर देखा जाए लगभग 2/3 हिस्सों के जिम्मेदार सिर्फ चिंता और अवसाद है। जो कुल मामले हैं उनमें लगभग 2/3 जिम्मेदार सिर्फ चिंता और अवसाद ही है, ठीक है। यहां पर देखा जाए मानसिक बीमारियां वैश्विक स्तर पर दीर्घकालिक विकलांगता का दूसरा सबसे बड़ा कारण बन चुकी है। WHO के 2025 के अनुमान के अनुसार विश्व के लगभग 14% आबादी मानसिक विकारों से प्रभावित है, जिसमें युवा और महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित हैं, ठीक है। यहां पर देखा जाए भारत के लगभग 10.6% वयस्क मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित है, जबकि इसका आजीवन प्रसार देखा जाए तो 13.7% है। वर्तमान में अगर मानसिक स्वास्थ्य पर से संबंधित मुख्य परीक्षा में आपसे कोई सवाल पूछा जाता है, ठीक, क्योंकि देखा जाए WHO की रिपोर्ट आई है, मुख्य परीक्षा में से सवाल पूछ लिया गया, तो ये डाटा याद रखिएगा कि 10.6% वयस्क मानसिक स्वास्थ्य, जो वयस्क हैं भारत के, ये मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित है, जबकि इसका आजीवन प्रसार देखें तो 13.7% है, ठीक है। हालांकि भारत में उपचार की खाई अभी भी बेहद चिंताजनक है। इस रिपोर्ट में कही गई है कि भारत में जो उपचार की खाई है वो अभी भी बेहद चिंताजनक है, जहां 70% से 92% तक मरीज आवश्यक इलाज से वंचित रहते हैं, जिसका मुख्य कारण क्या है, विशेषज्ञों की कमी तथा मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा सामाजिक कलंक, ठीक है। यहां पर देखा जाए तो अगर कोई व्यक्ति परेशान होता है, किसी चीज को सोचते सोचते एंजाइटी उसको महसूस हो रही है, डिप्रेशन में जा रहा है, तो फिर लोग उसको टैग देते थे पागल हो गया है। लोग सुनना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते। कभी भी आपको लगे आपके आसपास ऐसे कुछ लोग हैं जो परेशान हैं, तो आप उनसे मिलिए,
उनके पास बैठे, उनसे बात करिए। कभी कभी बहुत ज़रूरत होती है कि कभी कोई हमारे पास बैठे, हमसे बात करे, हमारी बातें सुने, ताकि हमारा मन हल्का हो सके। और जब कोई सुनता है, बैठता है हमारे पास, हमारी चीज़ों को समझता है, हम जरूरी नहीं है कि चीज़ों को हम लोग समझा ही दें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सॉल्यूशन नहीं चाहते, बस ये चाहते हैं कोई हमारी बातें सुन ले। तो वो भी, उससे भी क्या होता है ना, चिंता जो होती है, चिंता कम हो जाती है। सॉल्यूशन नहीं मिलता है, लेकिन हमको लड़ने की क्षमता मिल जाती है। तो आसपास आपको ऐसे लोग दिखे तो उनकी मदद आप जरूर करें, उनसे थोड़ा बात करें, समझाएं, आप भी समझें, थोड़ा घूमें उनके साथ, समय बिताएं, समय स्पेंड करें। कभी कभी लोगों को खाली आपके समय की जरूरत होती है और कुछ नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अगली खबर क्या है, डीपीआईआईटी और आईसीआईसी बैंक के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। किस लिए समझौता हुआ है, आइए देख लेते हैं। यहां पर देखा जाए, स्टार्टअप और इनोवेटर्स को समर्थन देने के लिए डीपीआईआईटी और आईसीआईसी बैंक के बीच में समझौता हुआ है। चर्चा करें यहां पर पॉइंट्स पर, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग जो है, इसने 4 सितंबर 2025 को आईसीआईसी बैंक के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। देखा जाए तो इस पहल का उद्देश्य क्या है, इस पहल का उद्देश्य भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाना और मजबूत करना है। यहां पर चर्चा करें तो इस सहयोग के तहत होगा क्या, तो इस सहयोग के तहत उद्यमियों और नवाचारकों को संरचित सहयोग, मार्गदर्शन और एक्सेलरेटर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आईसीआईसीआई बैंक जो है, इस पहल के हिस्से के रूप में देखा जाए तो स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर स्टार्टअप इंगेजमेंट प्रोग्राम शुरू कर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, परीक्षा में आपसे पूछेगा कि स्टार्टअप इंगेजमेंट प्रोग्राम निम्नलिखित में से किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। एसबीआई के द्वारा, फिर पीएनबी के द्वारा, ठीक है, फिर उसके बाद आईसीआईसीआई के द्वारा, ठीक है, आईसीआईसी बैंक के द्वारा, या फिर एक ऑप्शन और दे दे आपको, एक्सिस बैंक के द्वारा। ठीक है, ऐसे ऑप्शन परीक्षा में आपको दे सकता है। सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड सवाल आते ही हैं, तो वहां पे याद रखना कि स्टार्टअप एंगेजमेंट प्रोग्राम जो है ये आईसीआईसी बैंक के साथ मिलकर स्टार्ट किया गया है। चलिए देखते हैं, जिससे स्टार्टअप तक पहुंच और भागीदारी को और अधिक बढ़ाया जा सकेगा। चलिए आगे चलते हैं। एक और समझौता किया है डीपीआईआईटी ने, किसके साथ, फाइजर के साथ। यहां पर देखें तो डीपीआईआईटी और फाइजर के बीच समझौता हुआ है। किस लिए समझौता हुआ है, तो भारत में जो स्वास्थ्य नवाचार है इसको बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, भारत में स्वास्थ्य नवाचार को बढ़ावा देने के लिए देखा जाए तो डीपीआईआईटी और फाइजर के बीच में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। यहां पर देखें तो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 4 सितंबर 2025 को भारत के स्वास्थ्य नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए फाइजर लिमिटेड के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो इस सहयोग का उद्देश्य क्या है, इस सहयोग का उद्देश्य डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को वित्तीय एवं गैर वित्तीय सहायता प्रदान करके स्वास्थ्य नवाचारों की प्रयोगशाला से बाजार तक यात्रा को और तेज करना है। फाइजर इनोवेशन कार्यक्रम के तहत देखें तो चयनित स्टार्टअप्स को अधिकतम 60 लाख रुपए तक का अनुदान राशि दी जाएगी। ठीक है, साथ ही सोशल अल्फा का नेतृत्व में 18 महीने का इंक्यूबेशन कार्यक्रम भी मिलेगा। इस पहल के लिए फोकस क्लिनिकल वैलिडेशन, नियामक अनुमोदन और बाजार रणनीतियों पर भी होगा। यहां पर देखा जाए जो स्वास्थ्य क्षेत्र है उसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही फाइजर और डीपीआईआईटी के बीच में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। देखा जाए तो इसके अलावा स्टार्टअप्स के विशेषज्ञ परामर्श, बुनियादी ढांचा सहयोग, वैश्विक नेटवर्क तक पहुंच, चेन्नई स्थित फाइजर के अनुसंधान एवं विकास केंद्र के उन्नत औद्योगिक अनुभव प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा यहाँ पर जो स्टार्टअप्स होंगे उनको। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें तो भारतीय लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और अमित मिश्रा से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आइए चर्चा कर लेते हैं। देखा जाए भारतीय लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, जिससे उनके 25 साल से अधिक जो लंबा करियर था वो अब समापन हो गया, उसका समापन हो गया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए अपने क्लासिकल लेग स्पिन, फ्लाइट और गुगली के लिए प्रसिद्ध अमित मिश्रा जो है ये भारत के लिए 22 टेस्ट, 36 वनडे और 10 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच इन्होंने खेले हैं, जिनमें कुल 156 अंतरराष्ट्रीय विकेट झटकाए हैं। उन्होंने 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यादगार टेस्ट पदार्पण किया था, जिसमें उन्होंने 5 विकेट झटके थे। यानी कि 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पदार्पण जो मैच था उसी पदार्पण मैच में ही देखा जाए अमित मिश्रा ने 5 विकेट लिए थे। अमित मिश्रा भारत की 2013 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता टीम के हिस्सा भी रहे थे। ठीक है, तो यहां पर अमित मिश्रा के बारे में आपने जान लिया, इन्होंने अब क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। आगे हम चर्चा करते हैं पीयूष गोयल के बारे में। यहां पर देखा जाए
पीयूष गोयल, ये हमारे मंत्री जी नहीं है। यहाँ पर देखें तो पीयूष गोयल जो है ये खनन मंत्रालय में सचिव का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। मंत्री जी से ये अलग है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये मंत्री जी से अलग है पीयूष गोयल जी। यहाँ पर देखा जाए 1994 बैच के नागालैंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं पीयूष गोयल। ये 4 सितंबर 2025 को खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। इससे पहले वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत देखा जाए तो नेटग्रिड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। जो नेटग्रिड है, नेटग्रिड के सीईओ के पद पर ये कार्यरत थे पीयूष गोयल जी, और अब देखा जाए तो खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। खनन मंत्रालय में अपनी नई भूमिका में पीयूष गोयल देश के खनन क्षेत्र के नेतृत्व ऐसे समय में करेंगे जब लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, दुर्लभ धातुओं जैसी महत्वपूर्ण खनिजों की मांग ऊर्जा संक्रमण, आत्मनिर्भरता, नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अहम हो गई है। ठीक है, चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। यहां पर देखा जाए तो एक किताब है, अमीश त्रिपाठी ने लॉन्च की, द चोला टाइगर्स द एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ। ये किताब का नाम है, याद रखना, द चोला टाइगर्स द एवेंजर ऑफ सोमनाथ। ठीक है, ये किताब का नाम है, अमीश त्रिपाठी की किताब है। और किताबों से संबंधित सवाल आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो महत्वपूर्ण होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ सवाल पूछे जाते हैं। चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, और अमीश त्रिपाठी से संबंधित किताबें आपसी परीक्षाओं में पूछी भी गई हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो प्रसिद्ध लेखक अमीश त्रिपाठी ने चेन्नई के क्रॉसवर्ड कैंपस कॉर्नर में अपनी नई ऐतिहासिक उपन्यास, नाम क्या है उपन्यास का, द चोला टाइगर्स द एवेंजर ऑफ सोमनाथ का विमोचन किया। यह पुस्तक उनकी इंडिक क्रॉनिकल्स की श्रृंखला का दूसरा भाग है, जिसमें चोल साम्राज्य की वीरता और बलिदान का वर्णन किया गया है। इसमें एक रोचक तथ्य यह भी शामिल है कि चोल सेना ने महिलाओं की एक विशेष टुकड़ी थी। इस किताब में जिक्र किया गया है जो चोल सेना थी, चोल सेना में महिलाओं की एक विशेष टुकड़ी थी। ठीक है, और यही रोचक तथ्य देखा जाए तो अमीश त्रिपाठी की इस किताब में बताया गया है। चलिए देखा जाए तो इस पुस्तक की कहानी 1025 ईस्वी की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें राजेंद्र चोल द्वारा सुल्तान महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर के हमले के बाद किए गए साहसिक प्रत्युत्तर को दर्शाया गया है। यह उपन्यास इतिहास और कल्पना को मिलाकर साहस, एकता और धर्मरक्षा की प्रेरक गाथा प्रस्तुत करती है, और इसी वजह से यह उपन्यास महत्वपूर्ण हो जाता है। याद रखना है आपको इस उपन्यास का नाम, द चोला टाइगर्स द एवेंजर ऑफ सोमनाथ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण इंडेक्स है और इससे संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, यूपीपीसीएस में ही पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं क्या है ये एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। यहां पर देखा जाए एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2025 रिपोर्ट, जिसे शिकागो विश्वविद्यालय के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने जारी किया है। किसने जारी किया है? यहां पर देखा जाए तो शिकागो विश्वविद्यालय के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के द्वारा एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स जारी किया गया है। ठीक है, AQLI जारी किया गया है। इसके अनुसार देखें तो वायु प्रदूषण भारत की सबसे गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बन गई है, जो देश की औसत जीवन प्रत्याशा को 3.5% तक कम कर रहा है। वायु प्रदूषण के कारण एक औसत व्यक्ति मान लें कि 70 साल जी रहा था, तो वो 70 साल के बजाय देखें तो कितना, यहां पर देखें 66.5 साल जिएगा। अब औसत बता रहा हूं, अगर 70 साल जीता था तो वो सिर्फ 66.5 वर्ष जिएगा, और ये वायु प्रदूषण के कारण ही जीवन प्रत्याशा जो व्यक्ति की घटती जा रही है। यहां पर देखा जाए रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की पूरी 1.4 अरब आबादी ऐसे क्षेत्र में रह रही है जहां PM 2.5 स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन के सुरक्षित देखा जाए तो 5 माइक्रोग्राम, देखा जाए 5 माइक्रोग्राम क्यूब से अधिक है। ठीक है, PM 2.5 का जो स्तर है वो ज्यादा है। उत्तर भारत को दुनिया का सबसे प्रदूषित क्षेत्र बताया गया है। जो उत्तर भारत है इसको दुनिया का सबसे प्रदूषित क्षेत्र बताया गया है। यहां पर देखा जाए तो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में दिल्ली NCR के लोग अपनी जीवन प्रत्याशा 8.2 वर्ष खो रहे हैं, जबकि बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो यह कमी क्रमशः 5.6, 5.3 वर्ष और 5 वर्ष है। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो जीवन प्रत्याशा खो रही है वो कितना है, तो 5 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 70 साल जीता था औसत, तो देखा जाए जो ये एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स आई है इसके अनुसार वो अपनी जीवन प्रत्याशा 5 वर्ष उसकी व्यक्ति की कम हो रही है। सिर्फ किसके कारण? सिर्फ वायु प्रदूषण के कारण। अगर वो 70 साल जीता था तो वो सिर्फ 65 साल उसकी जीवन प्रत्याशा बची, मतलब वो औसत 65 साल ही बचेगा, 5 साल उसके कम हो गए। किसके कारण? वायु प्रदूषण के कारण। ठीक है, यहां पर देखा जाए रिपोर्ट यह भी रेखांकित करती है कि वायु प्रदूषण जब कुपोषण, तंबाकू, वायु प्रदूषण अब कुपोषण, तंबाकू सेवन और असुरक्षित पानी से कहीं अधिक बड़ा स्वास्थ्य खतरा बन गया है। ठीक है, जो वायु प्रदूषण है ये कुपोषण जैसी समस्या, तंबाकू सेवन जैसी समस्या, जो असुरक्षित पानी है, उन सब से बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। ठीक, तो इस वजह से ये जो एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स आया है ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और ये प्रीलिम्स के लिए तो महत्वपूर्ण है, मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं।
केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में आयुष मिशन और क्षमता निर्माण सम्मेलन का उद्घाटन किया। चर्चा कर लेते हैं यहां पर। तो केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, ठीक है, इसमें देखें तो राष्ट्रीय आयुष मिशन और राज्य क्षमता निर्माण पर विभागीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ठीक, यहां पर देखें तो इस सम्मेलन में भारत के स्वास्थ्य व्यवस्था में आयुष को एक सशक्त स्तंभ बनाने पर सरकार के फोकस को दोहराया गया है, जिससे प्राचीन ज्ञान आधुनिक नवाचार को जोड़कर एक स्वस्थ और अधिक टिकाऊ भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा। ठीक, तो इस वजह से ये जो सम्मेलन है इंपॉर्टेंट हो जाता है। केंद्रीय मंत्री द्वारा आयुष मिशन एवं क्षमता निर्माण सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत ने अफगान छात्रों के लिए 2025-26 हेतु 1000 ई स्कॉलरशिप की घोषणा की है। 1000 ई स्कॉलरशिप भारत के द्वारा प्रदान की जाएगी जो अफगान के छात्र हैं उनके लिए 2025-26 के सत्र हेतु। यहां पर चर्चा करें तो एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक पहल के तहत भारत ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए अफगान छात्रों को 1000 ई स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है। देखें यहां पर तो यह पहल अफगान नागरिकों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत, जिसे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा संचालित किया जा रहा है, इसके तहत की जाएगी। ठीक है, यहां पर बात करें तो इस कार्यक्रम के माध्यम से 18 से 35 वर्ग के जो आयु वर्ग के लोग हैं, अफगान नागरिक हैं, इनको भारत सरकार के द्वारा ई विद्या भारती ई लर्न पोर्टल के जरिए ऑनलाइन स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकेंगे, जिससे यह भारत आने की आवश्यकता ही नहीं होगी। मतलब इनको भारत आने की आवश्यकता नहीं होगी, वो अपने देश में बैठकर भी आसानी से जो भारतीय पाठ्यक्रम है उनका अध्ययन अध्यापन कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो ये छात्रवृत्ति कई प्रमुख विषयों को कवर करती है, जिसमें व्यवसाय प्रशासन, वाणिज्य, कंप्यूटर विज्ञान, कला, राजनीति विज्ञान, शिक्षा, पत्रकारिता, मनोविज्ञान एवं जनसंचार शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर इन जो छात्रवृत्ति है, छात्रवृत्ति के अध्ययन अंतर्गत देखा जाए जो मुख्य विषय है जिनमें अफगान छात्र एनरोलमेंट ले सकते हैं, वो विषय यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखें, यहाँ पर महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित पॉइंट्स देखते हैं। तो टीसीए कल्याणी बनी 29वीं लेखा महानियंत्रक। ठीक है, 29वीं लेखा महानियंत्रक कौन बन गई है? इनका नाम है टीसीए कल्याणी। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण नियुक्ति है और ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा ही जाएगा। टीसीए कल्याणी जो है ये 1991 बैच की भारतीय सिविल सेवा, ठीक है, भारतीय सिविल लेखा सेवा की अधिकारी है। यहां पर देखें तो वित्त मंत्रालय ने व्यय विभाग में 29वीं लेखा महानियंत्रक के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है। चर्चा करें तो 34 से अधिक वर्ष की उत्कृष्ट सरकारी सेवा के साथ उन्होंने रक्षा, दूरसंचार, उर्वरक, वित्त, सामाजिक न्याय, अधिकारिता, सूचना प्रसारण एवं गृह मंत्रालय जैसे कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों में कार्य किया है। यहां पर देखा जाए तो उन्होंने उर्वरक सब्सिडी के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे डिजिटलीकरण एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला। जो आज देखते हैं ना कि उर्वरक सब्सिडी किसानों को मिलती है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण होता है, जो लाभ होता है वो डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में किसानों के पहुंच जाता है। इसका श्रेय, ठीक है, जो उर्वरक सब्सिडी है, इस उर्वरक सब्सिडी का श्रेय किसको जाता है? टीसीए कल्याणी को ही जाता है। और ये टीसीए कल्याणी अब क्या बन गई है? भारत की 29वीं लेखा महानियंत्रक बन गई है। ठीक है, भारत की 29वीं लेखा महानियंत्रक बन गई है। चलिए आगे चलते हैं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने देखा जाए तो यहां पर MTNL के डिजिटल परिवर्तन और उर्वरक निगम ऑफ इंडिया लिमिटेड के पुनरुद्धार में भी योगदान दिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तिरुपति शहरी विकास प्राधिकरण ने ऑपरेशन स्वर्ण की शुरुआत की है। जो तिरुपति शहरी विकास प्राधिकरण है, इसके द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन स्वर्ण। चलिए चर्चा कर लेते हैं क्या है ये ऑपरेशन स्वर्ण। यहां पर देखें तो तिरुपति शहरी विकास प्राधिकरण ने ऑपरेशन स्वर्ण, ठीक है, ऑपरेशन स्वर्ण, इसका पूर्ण रूप देख लेते हैं। तो स्वर्णमुखी वाटर बॉडी एक्शन फॉर रिवर एंड नाला अवेयरनेस, ठीक है, रिवर एंड नाला अवेयरनेस, ये है स्वर्ण का पूर्ण रूप। इसका शुभारंभ किया है। यहां देखा जाए तो यह व्यापक परियोजना है जिसका उद्देश्य आंध्र प्रदेश के 130 किलोमीटर लंबी स्वर्णमुखी नदी का पुनर्जीवन एवं संरक्षण करना। बेसिकली जो स्वर्णमुखी नदी है, ये स्वर्णमुखी नदी कहां पर पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। महत्वपूर्ण हो जाता है, परीक्षा से डायरेक्टली पूछ सकता है कि स्वर्णमुखी नदी कहां पर अवस्थित है। हाल ही में चर्चा में स्वर्णमुखी नदी किस राज्य में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। 130 किलोमीटर लंबी नदी है, इसका पुनरुद्धार करना है और इसी वजह से ऑपरेशन स्वर्ण चलाया गया है तिरुपति शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा। देखा जाए तो यह राज्य की सबसे बड़ी नदी पुनर्जीवन परियोजना है, जिसमें अवैध अतिक्रमण को हटाना,
नदी तटों को बहाल करना, पर्यावरणीय संतुलन को बेहतर बनाना इत्यादि शामिल है। यहाँ पर देखा जाए तो इसके लिए स्थानीय वनस्पतियों को रोपण, जल संरचनाओं के उन्नयन जैसे कई महत्वपूर्ण पहलों को शामिल किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। पीएम मोदी ने बिहार राज्य जीविका निधि की शुरुआत की है। ठीक है, बिहार राज्य जीविका निधि की शुरुआत की गई है, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर ये पॉइंट। और बीपीएससी का जो मेंस लिखेंगे, 71वीं बीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा होगी, ठीक है, 71वीं बीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा होगी उसके लिए देखा जाए जो महिलाओं से संबंधित निबंध आते हैं, ठीक, अगर निबंध आता है या प्रश्न ही आता है तो उस प्रश्न के लिए यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पर देखा जाए ग्रामीण महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए बिहार राज्य जीविका निधि की शुरुआत की गई। किसके द्वारा? पीएम मोदी के द्वारा। परीक्षा में पूछ सकता है कि बिहार राज्य जीविका निधि की शुरुआत बेसिकली किस उद्देश्य से की गई है, तो ग्रामीण महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से ही की गई है। सबसे पहले तो यही जान लेना, ठीक है। चलिए देखा जाए यहां पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2025 को बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड के शुभारंभ किया है। ठीक, देखा जाए तो यह एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसका उद्देश्य बिहार के ग्रामीण महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना है। यह कार्यक्रम भारत सरकार, बिहार राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से लागू किया गया है और इसका उद्देश्य जीविका सह सहायता समूहों से जुड़े महिलाओं को सस्ती और समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। यहां पर बात करें तो इस योजना के तहत महिलाओं को पारंपरिक माइक्रो फाइनेंस संस्थान की तुलना में काफी कम ब्याज दर पर बड़े ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, ये जो राज्य जीविका निधि है इसके तहत होगा क्या कि जो माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं होती हैं उनसे भी जो ब्याज होगा कम लिया जाएगा और उनसे भी बड़े स्तर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा ताकि जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनका सशक्तिकरण हो सके और वो ग्रामीण उद्यम कर सके। ठीक है, चलिए यहां पर देखें तो जीविका निधि के इस तरह तैयार किए गए यह सेल्फ हेल्प ग्रुप महिला उद्यमियों को आसान एवं न्याय संगत ऋण पहुंच सुनिश्चित करे, जिनमें से कई को पहले ऋणदाताओं से देखा जाए तो 18 से 24% तक की ऊंची ब्याज दर चुकानी पड़ती थी। पहले क्या होता था कि 18 से 24% तक की ब्याज दर चुकानी पड़ती थी, लेकिन अब जो ये जीविका, ठीक है, जो ये जीविका निधि है, इस जीविका निधि के तहत ये 18 से 24% तक की जो ब्याज दर होती है वो चुकानी नहीं पड़ेगी। इससे भी कम ब्याज दर में इससे भी बड़ा लोन मिल सकेगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत ने नई दिल्ली में 20वां वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन आयोजित किया। ठीक है, भारत ने नई दिल्ली में 20वां वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। परीक्षा में पूछ सकता है कि 20वां वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, ये पॉइंट याद रखना। देखा जाए तो यहां पर हम बात करें तो भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा, किसके द्वारा? जो CII है, ठीक, CII के द्वारा देखा जाए 20वां वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस शिखर सम्मेलन का केंद्र बिंदु लचीले, पुनर्जीवित और जिम्मेदार विकास की रणनीतियां रहीं, जिसमें सतत विकास और डीकार्बनाइजेशन में भारत की बढ़ती भूमिका को रेखांकित किया गया। ठीक है, सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि भारत तीव्र आर्थिक प्रगति और पर्यावरणीय संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने की एक वैश्विक आदर्श बनकर उभरा है। इसमें नवोन्मेषी समाधान, सहयोगात्मक दृष्टिकोण, दूरदर्शी नीतियों को प्रदर्शित किया गया, जिनका लक्ष्य एक सतत समावेशी भविष्य का निर्माण करना है। ठीक है, तो इस वजह से ये सम्मेलन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 20वां वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया। और किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था? भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के बारे में जान लेते हैं। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, जो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस है, इसके द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत 163 देशों में कौन से रैंक पर रहा? 115वें स्थान पर रहा। महत्वपूर्ण हो जाता है, आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 में यह सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, आपके प्रीलिम्स 2025 में यह सवाल पूछा जाएगा। 163 देशों में 115वें स्थान पर रहा। यहां देखा जाए तो यह रैंकिंग पिछले वर्ष की तुलना में 0.58% सुधार को दर्शाती है। भारत अपने पड़ोसी देशों, बांग्लादेश, कौन सा स्थान रहा बांग्लादेश का? 123वां स्थान। पाकिस्तान का 144वां स्थान, अफगानिस्तान का 158वां स्थान रहा। ठीक है, उन सभी से आगे रहा और 163 देशों में 115वें स्थान पर रहा। यहां देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर आइसलैंड जो था ये लगातार 18वें वर्ष देखा जाए तो सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। इसके बाद देखा जाए तो आयरलैंड, न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड का स्थान आता है, यानी कि आयरलैंड का दूसरा, न्यूजीलैंड का तीसरा और स्विट्जरलैंड का चौथा स्थान है। ठीक है, सिंगापुर एशिया का एकमात्र देश है जो शीर्ष 10 में शामिल है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और इतना पॉइंट जो मैंने आपको बताया
कभी भी जब आप कोई रिपोर्ट इंडेक्स पढ़ते हैं तो सिर्फ क्या पढ़ना होता है रिपोर्ट इंडेक्स में, बहुत बड़ी रिपोर्ट होती है, 400 पेज की रिपोर्ट होती है, उसका एग्जीक्यूटिव समरी आप पढ़ना चाहें तो एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ सकते हैं 10-15 पेज, और उस 10-15 पेज में भी आप चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट आपके परीक्षा के लिए कुछ पॉइंट्स मिल जाएं, तो यही पॉइंट आप याद रखिए कि कोई रिपोर्ट है, रिपोर्ट को जारी किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है, कितने देश उसमें शामिल हैं, उन देशों में भारत की रैंक क्या है, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, भारत के पड़ोसी देश की रैंकों की, मतलब भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी रैंकिंग आप जान लें, और शीर्ष स्थान पर कौन है वो आप जान सकते हैं। एडिशनल फैक्ट आप ये जाने रहिए कि एशिया का, अब यहाँ सिंगापुर आ गया ना, तो एशिया का एकमात्र देश है जो टॉप 10 में शामिल है, तो इस वजह से इसको आप याद रख सकते हैं, बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। एपिडा ने भारतीय पहल की शुरुआत की है। अब ये एपिडा के द्वारा भारतीय पहल की शुरुआत की गई है, आइए देख लेते हैं किस लिए, तो कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, सबसे पहले जो भारतीय पहल एपिडा के द्वारा शुरू की गई है, ये किस लिए शुरू की गई है, तो ये कृषि खाद्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एपिडा के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, किस लिए, कृषि खाद्य को बढ़ावा देने के लिए एपिडा के द्वारा भारतीय पहल शुरू किया गया है। अब आइए चर्चा करते हैं। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपिडा, यहां पर देखें, इसने भारत के कृषि खाद्य निर्यात को मजबूत करने के लिए एक नई पहल, भारतीय पहल को स्टार्ट किया गया है। ठीक, भारतीय पहल शुरू की है। देखा जाए तो एपिडा की इस पहल के तहत लक्ष्य क्या है, तो 2030 तक कृषि खाद्य निर्यात को 50 अरब डॉलर तक पहुंचाना है, जिसके तहत 100 एग्री फूड एग्रीटेक स्टार्टअप्स की नवाचार, त्वरक सहयोग और निर्यात सशक्तिकरण उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये भारतीय पहल जो है कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपिडा के द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है। परीक्षा में ऐसे पूछेगा कि कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपिडा के द्वारा कौन सी पहल स्टार्ट की गई है, तो इस पहल का नाम है भारतीय पहल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यह पहल जीआई टैग उत्पादों, ऑर्गेनिक फूड, सुपर फूड, पशुधन उत्पादों, आयुष उत्पादों तथा नवीन प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों जैसे उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों को बढ़ावा देगी। साथ ही साथ एआई आधारित गुणवत्ता नियंत्रण, ब्लॉकचेन, ट्रांसबिलिटी, आईओटी, सक्षम कोल्ड चेन और एग्री फिनटेक जैसे उन्नत तकनीकों का समर्थन भी करेगी। ठीक है, तो इस वजह से ये भारतीय पहल इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर आज हमने अपने जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे 5 और 6 सितंबर के, 5 और 6 सितंबर के, उन सभी पर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा की। अब आइए कुछ प्रश्न है जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रश्न संख्या पहला क्या कह रहा है, पहला प्रश्न है कि एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग 2025 में लगातार 7वें वर्ष समग्र श्रेणी में प्रथम स्थान किस संस्था को प्राप्त हुआ है। आईआईएससी बेंगलुरु को, आईआईटी दिल्ली को, आईआईटी मद्रास को या आईआईएम अहमदाबाद को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि ब्रिटिश म्यूजियम 2027 में 16वीं शताब्दी की पवित्र वृंदावनी वस्त्र असम को वापस देगा। दूसरा है, यह वस्त्र श्रीमंत शंकर देव के मार्गदर्शन में बुना गया है और असम की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। ठीक है, आपको बताना है ऑप्शन। कह रहा है ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही कारण है, ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही कारण नहीं है। फिर कह रहा ए सही है, आर गलत है, और डी ऑप्शन कह रहा है कि ए गलत है, आर सही है। ठीक है, तो आपको यह बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी मानसिक विकारों से प्रभावित है। 8%, 10%, 12% या 14%। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डीपीआईआईटी ने भारत में स्वास्थ्य नवाचार को बढ़ावा देने के लिए फाइजर लिमिटेड के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। दूसरा कह रहा है कथन कि इस पहल के अंतर्गत चयनित स्टार्टअप्स को अधिकतम 1 करोड़ की अनुदान राशि दी जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है कि अधिकतम 1 करोड़ की अनुदान राशि दी जाएगी। क्या यह सही है? ऑप्शन देखें, केवल एक सही है, ऑप्शन बी कह रहा है केवल 2 सही है, सी कह रहा है दोनों सही है, और डी कह रहा है दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर अंतिम यहां पर देखा जाए, अंतिम प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। सूची दे रखी है और दूसरी तरफ लिस्ट दे रखी है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो एक तरफ सूची दे रखी है और इधर ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, सूची 1 में नाम दे रखा है अमित मिश्रा, अमीश त्रिपाठी, पीयूष गोयल, टीएसए कल्याणी, और एक तरफ दे रखा है इधर जिससे वो संबंधित है। आपको सूची 1 को सूची बी से सुमेलित करके सही उत्तर देना है कि कौन सा उत्तर सही है। यहां पर ऑप्शन भी दे रखे हैं। ऑप्शन ए कह रहा है
1 का बी है, 2 का ए है, 3 का सी है और 4 का डी है। ठीक है, उसी तरह बी ऑप्शन कह रहा है 1 का सी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का बी। सी कह रहा है 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी। और डी कह रहा है 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी, 4 का ए। और ये ऐसे ही सवाल आपकी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024, ठीक है, 2024 में सेम ऐसे सवाल आपके परीक्षा में पूछे गए थे। तो ये 5 सवाल आपके लिए हैं। इन 5 सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताएं, और आपका कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्रश्नों का उत्तर जो आपसे पूछा जाता है वो प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें, और कमेंट जरूर किया करें। कमेंट करना बहुत अनिवार्य होता है। अनिवार्य इसलिए होता है कि आप कमेंट करते हैं तो यूट्यूब वीडियो को रिकमेंड करता है आगे के लिए, ठीक है। और वीडियो आगे रिकमेंड करें, आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप कुछ भी कमेंट करें, कमेंट अवश्य किया करें। और इसी वजह से कुछ भी कमेंट करने से बचने के लिए जो हम आपसे सवाल पूछते हैं उन सवालों का ही उत्तर दिया करें, ठीक है। अन्यथा जो भी आप लिखना चाहें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन कमेंट जरूर किया करें। चलिए इन्हीं सब बातों के साथ करता हूँ इस वीडियो को समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।